बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खेलों की खबरें, तज़िये और तबसरों के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुश्तबा हसन। आज नाज़रीन प्रोग्राम पे बात करेंगे हम पाकिस्तान के नेशनल गेम हॉकी के हवाले से। हॉकी हमेशा से मसाइल का शिकार तो रही है, लेकिन अब इसके मसाइल जो है वो काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। इस वक्त खेल एक और फेडरेशन दो बन चुकी है। शैला रज़ा और तारिक बुगटी ग्रुप जो है वो आमने सामने आ चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज़ जो है T20 सीरीज़ 5 मैच की ये सीरीज़ है। 3 मैच खेले जा चुके हैं, एक एक से ये सीरीज़ बराबर है, जबकि पहला मैच बारिश की नज़र हो चुका है। इसका अगला और चौथा मैच जो है वो 25 अप्रैल को लाहौर में खेला जाएगा। इसके अलावा कराची में जारी पाकिस्तान वुमेन्स टीम का मुकाबला है वेस्ट इंडीज़ की वुमेन टीम के साथ। 3 मैच की सीरीज़ थी, पाकिस्तान टीम दोनों मैच हार कर ये सीरीज़ तो हार चुकी है ऑलरेडी, लेकिन आज इसका तीसरा मैच जारी है अब तक, और वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। और इस सब पे जो हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट उर्दू न्यूज़ सौले सफ़ीर अब्बासी। वेलकम टू द शो। अच्छा सौले, हॉकी हमारा कौमी खेल है। आपने देखा कि काफ़ी अर्सा हमने इस पे हमने इन पे हुक्मरानी भी की है हॉकी पे। तो इस वक्त सियासत की नज़र हुआ चाह रहा है, और क्या समझते हैं कि इस तरह के जो भी मामलात जो चल रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं, इसका कुछ इसका पस मंज़र आप बता सकते हैं कि इस वक्त जो हमारे शायकीन को जिनको नहीं मालूम इसका, तो उसके उनके लिए थोड़ा सा आप इनका बैकग्राउंड हमें बता सकते हैं? मुझे बहुत शुक्रिया आपने मधु की अपने शो में। सबसे पहले तो नाजरीन को ये भी बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान एशिया की वो वाहिद टीम है जिसने हॉकी के 4 वर्ल्ड कप जीते हैं, और 1994 में पाकिस्तान ही वो एशिया की आखिरी टीम थी जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट में यानी वर्ल्ड कप में फातेह करार पाई थी। लेकिन इट्स रियली अनफॉर्चुनेट कि 1994 के बाद पाकिस्तान की हॉकी का जो जवाल है वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ, और आज हम इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि एक अजब सा वाक़या है कि हॉकी की टीम एक है लेकिन फेडरेशन दो बनी हुई है। इट्स रियली अनफॉर्चुनेट। और इस स्पेसिफिक मामले पर अगर मैं इसका जिक्र करूं तो बेसिकली जो तारिक बुगटी साहब हैं वो निगरान सेटअप के दौरान उनको जो है वो पाकिस्तान हॉकी की बागडोर उनके हवाले की गई। अब वही उसको आगे भी कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जो शैला रज़ा साहिबा हैं जो सिंध असम्बली की स्पीकर भी रह चुकी हैं, और असर रसूख वाली खातून हैं, सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं। दूसरी तरफ वो भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो स्याह व सफ़ेद है उसका मालिक बनना चाह रही हैं। और इस सारे सिनेरियो में जो नुकसान है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान हॉकी का है, क्योंकि मजीद तनज़ुली का अगर शिकार पाकिस्तान की हॉकी होती है तो आई थिंक के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से बहुत बड़ा हमें दचका लग सकता है। अब जो अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट है जिसका आगाज नेक्स्ट मंथ 4 मई से होने जा रहा है, उसमें पार्टिसिपेशन के लिए इस वक्त मुश्तबा साहब 2 कैंप्स लगे हैं। एक इस्लामाबाद में चल रहा है जिसकी तारिक बुगटी साहब सरबराही कर रहे हैं, और दूसरा शैला रज़ा साहब जो साहिबा कंटिन्यू की हुए हैं जो कि कराची में है। तो अब देखें कि पार्टिसिपेशन किसी एक ही टीम की होगी, दोनों ग्रुप्स अलग अलग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये तो सबसे पहले तो जगहसाई का सबब बन रहा है पाकिस्तान हॉकी के लिए। दुनिया भर की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर होती हैं जब भी कोई इस तरह का बड़ा टूर्नामेंट आता है। ये बेशक एक रीजन वाइज टूर्नामेंट है, लेकिन फिर भी जगहसाई का सबब बन रहा है। और मेरे ख्याल में अब इसका वे फॉरवर्ड ये हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर या तो इंटरवीन करें, या पाकिस्तान के जो आला हुकाम हैं जो इस में मुदाखलत करके किसी को मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। अदरवाइज इंटरनेशनल जो हॉकी फेडरेशन है उसकी जानिब से हमें 12 साल की पाबंदी लग सकती है, और अगर ये खुदा ना खास्ता हो गया तो बहुत बड़ा दचका होगा पाकिस्तान हॉकी के लिए। अच्छा बिल्कुल, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट इंतहाई अहम टूर्नामेंट है, क्योंकि पास में देखा हमने पाकिस्तान में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाई है अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट्स में। तो अब 2 मुख्तलिफ ग्रुप, जैसा कि आपने बताया कि 2 ग्रुप्स हैं, उन्होंने अलग अलग कैंप्स लगाए हुए हैं, तो इससे क्या खिलाड़ियों पे भी प्रेशर नहीं आ रहा कि कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है, कौन सा नहीं करना, कौन सा ग्रुप खेले जाएगा, कौन सा नहीं खेलेगा? बिल्कुल अंडर प्रेशर हैं तमाम खिलाड़ी। मेरी जो इस्लामाबाद में कैंप लगा है वहाँ मौजूद कुछ खिलाड़ियों से बात भी हुई है, तारिक बुगटी साहब से भी बात हुई है। तो यहाँ पर जो मौजूद हैं, इसी तरह जो कराची में हैं लाइक वाइज उनको भी यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि यार यहाँ पे तो हम जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वी आर नॉट श्योर कि कौन सी टीम जो है वो अजलान शाह की टूर्नामेंट में जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगी। तो इससे यकीनी तौर पर प्लेयर्स की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर असर पड़ रहा है, जो मेंटल हेल्थ होती है प्लेयर्स की वो मुतासिर हो रही है। और जब तक प्लेयर्स को हम डोमेस्टिक लेवल पे जब तक प्लेयर्स को उसके घर में अच्छा माहौल नहीं देंगे तो कैसे पाकिस्तान के हॉकी के प्लेयर्स बड़े प्लेटफॉर्म पर अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। और दूसरी जानिब तारिक बुगटी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें अनऑफिशियली अजलान शाह हॉकी कप के लिए मेल वसूल हुई है, जबकि
दूसरे जो साहिबा हैं शैला रजा साहिबा, उनका भी यही दावा है। तो इस सारे सिनेरियो में लॉस जो है वो पाकिस्तान हॉकी का हो रहा है, पाकिस्तान के प्लेयर्स की ग्रूमिंग नहीं हो रही, स्किल्स डेवलप नहीं हो रही, तो किसी तरह भी ये फायदेमंद नहीं है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, आप काफ़ी सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर भी हैं, तो आपके पास ज़राए क्या कहते हैं कि ये मामला हल होता दिखाई दे रहा है आपको, या इसका क्या वे फॉरवर्ड है, किस तरह ये मामला हल होगा 4 मई से पहले? अब बिल्कुल इस हवाले से भी मैंने कुछ जो है वो ज़राए से मैंने बात की है, तो मुझे जो मालूम हुआ कि जो शैला रजा साहिबा का ग्रुप है उसको हो सकता है मे बी कि उनको जो है वो कामयाबी मिले, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा पॉलिटिक्स जो हैं वो इंटरवीन करती आई हैं, इफेक्ट करती आई हैं पाकिस्तान की स्पोर्ट्स पर। तो यहाँ पर भी पलड़ा उसी का भारी होगा जिसके पास अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा सोर्सेज होंगे। तो मुझे ये मालूम हुआ है कि हमारे जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट भी और सिंध गवर्नमेंट ने ये मामला टेकअप फेडरल गवर्नमेंट के साथ किया हुआ है, और कभी इम्कान है कि जो शैला रजा साहिबा का ग्रुप है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा और वो आगे जाएगी और उनको इस तनाज़े में कामयाबी मिल सकती है। इंशाल्लाह जो होगा बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए, यही उम्मीद करते हैं। और अगर खुदा न खास्ता अगर मामला हल ना हो सका तो 12 साल की जो पाबंदी है वो काफ़ी तवील दुरियानी है। तो इसके बाद मेरे ख्याल से 12 साल बाद हॉकी को इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन भी कहा जा सकता है। लेकिन अल्लाह करे ऐसा ना हो। चलते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से। न्यूजीलैंड पाकिस्तान की सीरीज़ जारी है, 5 T20 मैचेस की ये सीरीज़ थी। 3 मैच खेले जा चुके हैं। पहला मैच बारिश की नज़र हुआ, दूसरा मैच पाकिस्तान ने 7 विकेटों से जीता, जबकि तीसरा मैच पाकिस्तान ने 7 विकेटों से ही ये मैच हारा। पाकिस्तान बी टीम से हार गया न्यूजीलैंड की, क्या कहेंगे? पाकिस्तान में पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद था जब ये तीसरा मैच हो रहा था, तो मुझे तो उस वक्त यकीन नहीं आया कि पाकिस्तान एक बी भी नहीं, फर्स्ट ईयर की भी नहीं, ये थर्ड ईयर इसको कह सकते हैं, सी टीम है न्यूजीलैंड की, वो पाकिस्तान आई हुई है और पाकिस्तान उससे भी मैच हार गई है। यहाँ पर मुश्तबा ये पॉइंट आउट करना जरूरी है कि हमारी पाकिस्तान क्रिकेट का जो मसला चले आ रहा है वो बेसिकली कोई एक मैच में परफॉर्मेंस या किसी एक मैच में अप्स एंड डाउन की वजह से नहीं है। हमारी जो परसिस्टेंट हमारी पॉलिटिकल इंटरवेंशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, कि यहाँ पर जो फैसले होते हैं, बड़े फैसले क्रिकेट के हवाले से, वो मेरिट पर नहीं होते। वो मेरिट पर होने की बजाय वो फैसले होते हैं पसंद नापसंद पर और जज्बात पर। आप इस वक्त हमारे जो चेयरमैन पीसीबी हैं मोहसिन नकवी साहब की तैनाती का मामला देख लें कि क्रिकेट में उनको किस एक्सपीरियंस की बुनियाद पे उनको तैनात किया गया। इससे कबल जका अशरफ साहब जो चेयरमैन पीसीबी थे या जो हमारी कमेटी बनी थी उसके सरबराह थे, तो उनकी भी जो क्राइटेरिया था वो हमें समझ नहीं है। गो कि वो पास्ट में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, लेकिन ये जो फैसले होते हैं, जज्बात के फैसले, पसंद नापसंद के फैसले, ये अल्टीमेटली आपकी टीम की जो परफॉर्मेंस है उसको, ये जो पसंद नापसंद है, ये आपका इशारा मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की तरफ तो नहीं है? देखिए वो तो नेक्स्ट एक स्टेप है ना, प्लेयर्स के अंदर भी ये मामला है, लेकिन सबसे बुनियादी चीज कि आपके जो सेटअप को चला रहे हैं वो सारे ही पसंद नापसंद की बुनियाद पर आ रहे हैं। तो फिर ऐसे मुतनाज़िया लोग जब तैनात होते हैं तो यू आर राइट के उसका फिर आगे जो नताइज होते हैं वो हमें इसी तरह नजर आते हैं। कोई अपनी पसंद के प्लेयर ले आता है, कोई अपनी पसंद के प्लेयर ले आते हैं। मोहम्मद हफीज को देख लें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर रहे हैं रिसेंटली। अब वो मोहम्मद आमिर के एक उनका प्रिंसिपल स्टांस है कि आमिर को दोबारा टीम में नहीं होना चाहिए। इसी तरह रमीज राजा का भी एक स्टांस है। तो डेफिनेटली जो पर्सनैलिटी आती है तो वो अपनी एक जो पॉलिसीज होती हैं उन्हीं को आगे लेकर चलती है। इस वक्त जो लॉस की बात करें, पाकिस्तान ने तीसरा मैच हारा। अब हमें ये जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा एक और मसला है कि ये जो हमें लोग कहते हैं कि हमें कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ऑन द डे पाकिस्तान क्रिकेट टीम कुछ भी परफॉर्म कर सकती है। दूसरा मैच पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को एक किस्म का आउट क्लास इसलिए किया कि 80 रन पे वो गालिबन आउट हो गए। पाकिस्तान ने वो इजीली चेस भी कर लिया। लेकिन दूसरे मैच में जो कि पिंडी की मुश्तबा साहब जो पिच है वो सॉलिड पिच है, कम से कम 200-220 रन वहां पर होना चाहिए थे। लेकिन मैं देख रहा था मैच तो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वही डिफेंसिव जो अप्रोच है उसके साथ चल रहे थे। अटैकिंग माइंडसेट नहीं था। बमुश्किल आपने 177 स्कोर किए और अंडर लाइट्स जब पिच बॉलिंग फेवर ना हो तो फिर मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल नहीं था। तो अगेन ये कोई एक मैच की परफॉर्मेंस नहीं है। जब तक आप अपनी टीम का ओवरऑल माइंडसेट, ओवरऑल अटैकिंग अप्रोच टीम में अंदर डेवलप नहीं करेंगे तो तब तक हमें ऐसे ही नतीजे बिफोर द वर्ल्ड कप। तो क्या समझते हैं कौमी क्रिकेट टीम में जो बैटिंग ऑर्डर मुसलसल तब्दीली आ रही है, एक मतलब फिर तब्दीली की बाज़ जारी है। तो वर्ल्ड कप बिल्कुल अब 2 महीने से भी कम टाइम रह गया। तो अभी अगर प्लेइंग 11 में प्लेइंग ऑर्डर, बैटिंग ऑर्डर आप नहीं कर फाइनल नहीं कर पा रहे, तो क्या समझते हैं इससे टीम कॉम्बिनेशन में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। देखिए इस बार पहले तो ये इट्स क्लियर में भी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जो बतौर ओपनिंग पेयर जो परफॉर्मेंस है
एवरेज निकाल के देखें तो वो अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। लेकिन मैं पर्सनली भी समझता हूँ, मेरा जो तज्जिया है इस हवाले से, कि आपको पहले जो आपके 5 ओवर्स होते हैं, 6 ओवर्स होते हैं पावर प्ले के, उसमें आपके एक ऐसा प्लेयर साथ होना चाहिए जो सर्कल है उसको क्लियर कर सके। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान के स्ट्राइक रेट में ये प्रॉब्लम रहा है, और जब भी किसी बड़े प्लेयर की परफॉर्मेंस पे तनकीद की जाए तो यहाँ पर कहा जाता है कि आप इतने बड़े प्लेयर को क्यों तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा, क्रिकेट शायकीन को, क्रिकेट पंडित्स को ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जितना भी कोई बड़ा प्लेयर हो, अगर उसकी परफॉर्मेंस किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से सही नहीं है तो उसको दुरुस्त करना चाहिए, और हमारा बीइंग जर्नलिस्ट ये काम है कि उसकी निशानदेही करें। तो मैं समझता हूँ कि बाबर आजम के साथ या मोहम्मद रिजवान के साथ साइम अयूब इस वक्त वुड बी द बेस्ट चॉइस फॉर पाकिस्तान के, वो अगर ओपन करें, क्योंकि उनके पास ये सलाहियत है कि वो पहले 5 ओवर्स में, 6 ओवर्स में। लेकिन अगर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को रिटेन किया जाता है ओपनिंग प्लेयर के तौर पे, तो क्या साइम अयूब नंबर 3 के लिए मौजू नहीं है? साइम अयूब मेरी नज़र में नंबर 3 के लिए मौजू नहीं है। देखिए, साइम अयूब जिस तरह के प्लेयर हैं, वो आपके इनिंग्स के मिडल में आकर उसको लंबा नहीं चला सकते। वो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इम्पैक्ट प्लेयर हैं, जिनका इम्पैक्ट होता है। तो ऐसे प्लेयर को अगर आप ओपनिंग स्पॉट पर जगह देंगे तो वो 5-6 ओवर्स में अच्छी 20-30 बॉलों पे 40-50 अगर वो कर जाता है तो पाकिस्तान के लिए एक आइडियल स्टार्ट हो जाएगा। और बाबर आजम की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान अगर वो 1 डाउन आते हैं तो वो ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो इस नंबर पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन आज रिजवान ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि उन्होंने बैटिंग ऑर्डर अगर चेंज नहीं हो, उस पर इतफाक नहीं करे, बाबर आजम भी उनका साथ दिया कि रिजवान जो है वो बतौर ओपनर ही खेलेंगे। तो अब टीम मैनेजमेंट चाह रही है कि उनको नंबर 4 पे खिलाना, और कप्तान चाह रहा है नंबर ओपनिंग पोजीशन पे खिलाना। तो क्या समझते हैं कि इसमें एक जीत किसकी होगी? क्या रिजवान अपनी जगह रिटेन कर पाएंगे? ये एक और मुजबा तनाज़ा है हमारी कौमी क्रिकेट टीम में। बाबर आजम को जब कप्तानी से हटाया भी गया तो उसके पीछे भी कुछ वजूहत ऐसी ही थी कि बाबर आजम एक तो अपनी पोजीशन बरकरार रखना चाह रहे थे प्लेइंग 11 में ओपनर मोहम्मद रिजवान के साथ। लेकिन मेरी नज़र में अब देखिए, जैसा मैंने कहा कि बाबर आजम, रिजवान की परफॉर्मेंस एवरेज और पाकिस्तान के ओवरऑल स्टैट्स जो हैं T20I में उनके अच्छे हैं, लेकिन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान को ज्यादातर जो 6 ओवर होते हैं पावर प्ले के, उसमें हमारा 40-45 या 50 का तो अच्छा हो जाता है, 40-45 की उनकी एवरेज रहेगी हमारी स्टार्ट की। तो ऑन द अदर एंड जो दुनिया की टॉप की टीम्स हैं वो पहले 6 ओवर को खाओ। लेकिन यही ओपनिंग जोड़ी है जिसने पाकिस्तान को 10 विकेट से इंडिया के खिलाफ भी वर्ल्ड कप में जिताया, 200 रन भी चेज किया, बिल्कुल जितवाया। तो यही ओपनिंग जोड़ी जो 20 ओवर में 200 रन भी बना के देती है। तो अगर वो स्टार्ट स्लो लेती है, लेकिन वो उनका जो एवरेज है दीगर प्लेयर की निस्बत, अगर ये फ्लॉप होते हैं तो नीचे आपने देखा पूरी टीम फ्लॉप होती है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात दुरुस्त है कि T20 वर्ल्ड कप जो हाल ही में हुए हैं, इन्हीं 2 प्लेयर्स की वजह से हम आगे तक गए। लेकिन आप ये भी देखें मुजतबा कि जब हमारा क्रूशल मैच होता है, सेमीफाइनल या फाइनल, तो वहां पर मुखालिफ टीमें अपने ओपनिंग स्टार्ट में पाकिस्तान को आउट क्लास कर देती हैं। हमारे यहाँ जो प्लेयर्स हैं उनका उस तरह से वो डोमिनेट नहीं कर पाते ओपनिंग ओवर्स में। तो मेरा ये मानना है कि बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान में से किसी एक को 1 डाउन खिलाया जाए और साइम अयूब को मौका दिया जाए, ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए भी, और दुनिया में आजकल इसी तरह के प्लेयर्स भी चलते हैं जो इम्पैक्ट प्लेयर हों। तो साइम अयूब अगर ओपनर आते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। रमीज राजा का आपने स्टेटमेंट सुना दूसरे T20 के मैच के बाद कि पाकिस्तान की टीम बॉलिंग जो है उसकी दुनिया की खतरनाक तरीन बॉलिंग लाइनअप है। 24 घंटे के अंदर अंदर उनका दूसरा बयान आया जब पाकिस्तान तीसरा मैच हारा है, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बॉलिंग बिल्कुल ही इस वक्त फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल ही गैर मामूली बॉलिंग करा रही है। 2 बयान इन्होंने विद इन 24 आवर्स दिए। आप कौन सा बयान जो समझते हैं? देखिए, रमीज राजा साहब का इसमें ऑब्वियसली मेरी नज़र में कोई कसूर नहीं है। पाकिस्तान, मैंने जैसे अपनी शो के शुरू में मैंने गुजारिश की कि पाकिस्तान की जो ये अनप्रिडिक्टेबल पाकिस्तान जो साइड है, ये मजबूर करती है बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट्स को कि वो अपने बयान इस तरह चेंज करें। अब रमीज राजा साहब ने उस वक्त दुरुस्त कहा कि 80 पर आपकी मुखालिफ टीम ऑल आउट हो गई, और उस दिन हम मोहम्मद आमिर को भी खिला रहे थे, फुल स्ट्रेंथ के साथ गए हुए थे। अगले मैच में जो है वो फुल स्ट्रेंथ हमारी नहीं थी, और इसके नताइज जो थे वो बरक्स थे। शाहीन अफरीदी और नसीम शाह जो कि हमारे मेन बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो इसमें उनके बयान का इशू नहीं है, इशू हमारी परफॉर्मेंस का है। तो ये जो पाकिस्तान की अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, इसको जब तक खत्म हम नहीं करते तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तान वुमेन्स टीम देखा जाए 3 मैच की सीरीज 2-0 पहले आ चुकी है, आज तीसरा मैच है। तो क्या आप समझते हैं कि आज वो व्हाइट वॉश होने से बच जाएगा, या आज फिर एक नया शिकस्त खाएगा और व्हाइट वॉश होगा? बीइंग पाकिस्तान क्रिकेट फैन, मेरी ख्वाहिश तो है कि पाकिस्तान को व्हाइट वॉश ना हो, लेकिन जिस तरह से हमारी वुमेन क्रिकेट टीम पहले दोनों मैचेस हारी है, न्यूजीलैंड ने ऑलमोस्ट पाकिस्तान को जो है वो आउट क्लास किया है। कोई हमें वेस्ट इंडीज ने, माजरत के साथ वेस्ट इंडीज ने, तो मुझे उस तरह से
कोई वेस्ट इंडीज टीम के खिलाफ पाकिस्तान वमेन टीम की कोई वो फाइट नजर नहीं आई। तो कॉम्बिनेशन का मुझे इशू लग रहा है। थोड़े बहुत जो हमारी प्लेयर्स हैं वो अंडर प्रेशर भी हैं, तो अगर ये सिलसिला रहा, यही परफॉर्मेंस रही, तो मुझे नहीं लगता कि विंडीज को हम हराने में। सबसे हटकर देखा जाए आलिया रियाज बैटिंग में, उनके जो हाल ही में शोर बने हैं, अली यूनुस साहब, बिल्कुल वो कमेंट्री कर रहे हैं, वकार यूनुस साहब के भाई हैं, तो कैसा समझते हैं कि इससे पहले कोई आपने इस तरह को माजी में कोई इस तरह को देखा? मुझे जो मेरा अभी तक जो मुझे याद पड़ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट में तो शायद मुझे कोई इस तरह की मिसाल नहीं नजर आ रही, शायद हो भी लेकिन मेरे जहन में नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो शोएब और सानिया वाला आ जाता है। सानिया मिर्जा भी टेनिस प्लेयर थी भारतीय, वो भी अपने मैचेस में खेल रही होती थी। शोएब मलिक भी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से परफॉर्म कर रहे होते थे। तो ठीक है, एक यूनिकनेस है कि क्रिकेट लवर्स को थोड़ा बहुत देखने में एंटरटेनमेंट मिलती है। जैसे एक और मेरे पास मिसाल है, न्यूजीलैंड के जो ऑस्ट्रेलिया के जो बेन कटिंग भी क्रिकेटर हैं, उनकी जो फियांसे हैं या वाइफ हैं, वो कमेंट्री भी करती हैं, शो होस्ट भी करती हैं क्रिकेट में। तो वहां पे ये हमें कॉम्बिनेशन नजर आ रहा था। तो उसके बाद ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में मेरी जो याद पड़ रही है मुझे ये देखने को मिला। जी, उम्मीद करते हैं आज पाकिस्तान वुमेन टीम अपना मैच जीतेगी और वाइट वॉश होने से बच जाएगी। नाज़रीन, यही था आज का हमारा प्रोग्राम। इस उम्मीद, इस दुआ और इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी जो हैं वो मज़ीद तरक्की करते रहेंगे। अपने होस्ट मुश्तबा हसन को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।